Welcome, my dear student of class 10th. You all are most welcome in today's class. In last class, we completed the dust of snow and fire and ice. The reading of these two poems. Very artistically, these two poems has been written by Robert Frost. Now this is time to attempt all the important exercise, and I think all the exercise maximum based on a question answer. So let me start. The first question said, what is dust of snow? What is dust of snow? What does the poet say has changed his mood? How has the poet's mood changed? ये चीज़ हमें बतानी है. तो स्टूडेंट इस चीज़ को देखें, एक स्टैंडर्ड में आपको इसको रिप्रेजेंट कर देता हूँ कि डस्ट ऑफ स्नो मीन दैट आइस लेयर, यानी जो बर्फ की परत है वो कहाँ पर है? लेज ऑन हेमलॉक ट्रीज ब्रांचेस. अब इसमें थोड़ा और बढ़ा लीजिएगा, ब्रांचेस एंड लीफ कर दीजिए, लीव्स, LEAV, ब्रांचेस एंड लीव्स. देन फुल स्टॉप दीजिए कि डस्ट ऑफ स्नो मीन दैट आइस लेयर, यानी जो बर्फ की लेयर है, लेज ऑन हेमलॉक ट्रीज ब्रांचेस एंड लीव्स. हेमलॉक ट्री की ब्रांचेस एंड लीफ में जो आइस लेयर है, बर्फ की परत पड़ जाती है, उसी छोटे छोटे जो बर्फ की आइस पार्टिकल्स हैं, उन्हीं से डस्ट ऑफ स्नो का मतलब है. यही चीज़ आपको दिखाना है. When he come under the tree, a crow shook down ice particles on poet. तो ये भी दिखाना है ना उसका मूड कैसे चेंज हुआ. तो जब वो हेमलॉक ट्री के अंडर आया तो अक्रो, यहाँ पर थोड़ा कॉमा लगा दें, अक्रो सूक डाउन आइस पार्टिकल्स ऑन अ पोएट. ये तो हमने घटना बताई. एट दैट टाइम पोएट वॉज इन बैड मूड, और उस समय जो पोएट था वो कैसा था? वॉज इन बैड मूड जब वो आया था. बट एज डस्ट ऑफ स्नो फेल डाउन ऑन हिम, जैसे ही उसके ऊपर डस्ट ऑफ स्नो गिरी, ही बिकम हैप्पी एंड रिमेंड हैप्पी फॉर रेस्ट ऑफ द डे. वो खुश भी हुआ, और केवल खुश नहीं हुआ, उसी समय नहीं खुश हुआ, बल्कि पूरे दिन के लिए उसका मूड चेंज हो गया, और एंड ही बिकम हैप्पी फॉर होल ऑफ द डे. तो ये चीज़ हमने लिख दिया, और तो आंसर हमारा कंप्लीट हो गया. अब स्टूडेंट देखें क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि हाउ डज फ्रॉस्ट प्रेजेंट नेचर इन दिस पोएम. द फॉलोइंग क्वेश्चंस मे हेल्प यू टू थिंक ऑफ द आंसर. अब देखिए, दरअसल ये हमें इन्हीं क्वेश्चंस का आंसर देना है, ये जो तीनों हैं. फर्स्ट क्वेश्चन सेज, ये तो हो गया. इसका फर्स्ट, सेकंड का फर्स्ट क्या कहता है? व्हाट आर द बर्ड्स दैट आर यूजुअली नेम्ड इन पोएम. जब पोएम, सामान्यतः जो पोएम लिखी जाती हैं उनमें किस तरह के पक्षियों का नाम ज़्यादातर आता है? डू यू थिंक अ क्रो इज़ ऑफन मेंशन्ड इन पोएम. क्या आपको लगता है कि क्रो का अक्सर यूज़ किया जाता है पोएम में? एंड व्हाट इमेज कम टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ अ क्रो. जब आप क्रो को सोचते हैं तो वो कैसी इमेज आती है? दरअसल क्रो इज़ अ सिंबलाइजेशन ऑफ नेगेटिविटी, ब्लैक एंड बैड सिंबल. तो इसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर देना है इस क्वेश्चन को. तो देखें, डक, नाइटिंगेल एंड पीजन्स एक्सेट्रा आर बर्ड्स जनरली यूज्ड इन पोएम, बट रेयरली क्रो इज़ यूज्ड. तो इस तरह की कबूतर हैं, नाइटिंगेल है यानी कोयल, कोकिला, डक, बतख जो होती हैं, डक्स का भी बहुत यूज़ हुआ है. लेकिन जो ये क्रो है, इसका यूज़ पोएम्स में रेयरली होता है. तो इन पोएम, बट रेयरली क्रो इज़ यूज्ड इन दिस पोएम, यानी ये वाली पोएम में क्रो इज़ यूज्ड टू सिंबलाइज ब्लैक एंड बैड एलिमेंट ऑफ नेचर. इस पोएम में जो क्रो है वो किस चीज़ का सिंबलाइजेशन है? वो ब्लैक एंड बैड एलिमेंट का है
यानी नेचर में जो ब्लैक एंड बैड एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं उनको भी मिस्टर फ्रॉस्ट ने नहीं छोड़ा, उनको सिंबलाइज किया। अब देखिए कैसे उसको सिंबलाइज कर रहे हैं। पोएट वांट टू से दैट, पोएट क्या चाह रहे हैं, अ बैड एलिमेंट कैन डू समथिंग दैट माइट बी गुड फॉर यू। यानी जो बैड एलिमेंट्स हैं नेचर के, कभी कभी वो भी ऐसा, उनके साथ भी वो भी ऐसा काम कर देते हैं, वो भी ऐसी चीज़ें कर देते हैं कि आप के लिए वो गुड हो सकता है, माइट बी गुड फॉर यू। यस, यही तो हुआ है इस पोयम में। गुड एंड बैड हैपनिंग्स डिपेंड ऑन सिचुएशन। जो गुड एंड बैड हैपनिंग्स है वो कहाँ पर डिपेंड करती है, वो सिचुएशन पर निर्भर करती है। बट नथिंग इज गुड एंड बैड इन द नेचर, नेचर एम्ब्रेसेस बोथ इक्वली। यही चीज़, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन मैंने लिखी है, इसको थोड़ा सा बेहतर ढंग से समझिएगा, लिखिएगा, तैयार कीजिएगा कि प्रकृति यहाँ पर फ्रॉस्ट ये दिखाना चाहता है कि जो नेचर है वो केवल एक पक्षी व्यवहार नहीं करता, अर्थात जो पॉजिटिव पॉजिटिव चीज़ें हैं केवल उन्हीं को इंक्लूड नहीं करेगा, बल्कि वो नेगेटिव एंड पॉजिटिव हर चीज़ को इंक्लूड करता है। और इससे भी ऊपर फ्रॉस्ट बताना चाहते हैं कि इस प्रकृति में नथिंग इज गुड एंड बैड, कुछ भी अच्छा और बुरा नहीं होता, बल्कि अच्छा और बुरा, किसी चीज़ का अच्छा और बुरा होना सिचुएशन पर निर्भर करता है। जैसे आप घर से निकले, कहावत है कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया। अब बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो आप रुक जाइए, तो आपके लिए अशुभ माना गया। जबकि एक वो जानवर है, वो तो रास्ता ढूंढ ही रहा है ना, उसको तो जंप करके वन प्लेस टू वन अनदर प्लेस जाना ही है। वो अपने ढंग से जा रही है, लेकिन हमने उसका इंटरप्रिटेशन किया है बैड हैपनिंग से, अशुभ से हमने किया है। तो ये सिचुएशन पर निर्भर करता है। बाकी बिल्ली, बंदर और गाय सब ना कुछ पवित्र है, ना कुछ अपवित्र है, ना कुछ अच्छे, ना कुछ बुरे हैं, ये सब के सब एनिमल्स हैं। प्रकृति इन सब पर एक समानता रखती है। तो वैसे ही जिसको हम लोग एक क्रो को एक बैड एलिमेंट और हेमलॉक को एक पॉइजनस और बैड एलिमेंट के रूप में देखते हैं, उनको भी मिस्टर फ्रॉस्ट ने पिकअप किया और ये रिप्रेजेंट किया कि इन अ पार्टिकुलर मोमेंट दे ऑल्सो कैन प्रोवाइड हैप्पीनेस फॉर यू, दे ऑल आर नॉट ऑलवेज बैड फॉर यू। सो ये बात मैंने लिखी है कि सिचुएशन, बट नथिंग इज गुड एंड बैड इन नेचर, यानी प्रकृति में कुछ भी अच्छा बुरा नहीं है, सिचुएशन पर निर्भर करता है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। कि नेचर एम्ब्रेसेस बोथ इक्वली, जो प्रकृति है इसने बोथ का अर्थ यहाँ पर गुड और बैड दोनों को समान रूप से, एम्ब्रेस का मतलब गोद लेना, गले लगाना, यानी अडॉप्ट करना, समान रूप से अडॉप्ट किया है, एम्ब्रेस किया है। तो इस तरह से स्टूडेंट इस क्वेश्चन के एक अच्छा स्टैंडर्ड आंसर आपके सामने मैंने दिया। अब हम देखें एक नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि अगेन व्हाट अ हेमलॉक ट्री, वाई डज नॉट पोएट राइट अबाउट अ मोर ब्यूटिफुल ट्री सच एज अ मैपल एंड ऑक और अ पाइन। यानी मैपल, ऑक और पाइन जैसे अच्छे सुंदर दिखने वाले, प्रेटी दिखने वाले जो कॉनिफेरस वेजिटेशंस हैं, उनको यूज़ ना करके उन्होंने क्या किया है, हेमलॉक जैसे पॉइजनस ट्री को यूज़ किया है। तो ऊपर के आंसर में यहाँ पर एक्सरसाइज का उद्देश्य है कि आप क्रो के रिप्रेजेंटेशन के बारे में अपने व्यू दें। दूसरा जो प्रश्न है वो हेमलॉक से रिलेटेड है, ये कहना चाहता है कि आप हेमलॉक के बारे में क्या समझ रखते हैं इन पर्सपेक्टिव ऑफ दिस पोएम, नॉट एज अ नेचुरल वेजिटेशन। आपको पोएम के संदर्भ में आपको इसको देखना है कि कैसे इसका रिप्रेजेंटेशन किया गया है, वाई पोएट ट्राई टू चूज दिस ट्री। तो चलिए देख लेते हैं कि पोएट हैड नॉट यूज्ड नाइस एंड प्रेटी ट्रीज लाइक मैपल, ओक, पाइन एक्सेट्रा। यानी इनकी तरह से बहुत सुंदर और बेहतर अच्छे जो ट्री हैं उनका यूज़ नहीं किया पोएट ने, बट ही यूज्ड पॉइजनस हेमलॉक ट्री। उसने जो पॉइजनस हेमलॉक ट्री का यूज़ किया है किस लिए, टू शो द एग्जिस्टेंस ऑफ नेगेटिव थिंग्स इन नेचर। इस प्रकृति में जो नेगेटिव थिंग्स है उसके एग्जिस्टेंस, अस्तित्व को शो करने के लिए उन्होंने पॉइजनस ट्री हेमलॉक को चुना। दैट कैन बी बेनिफिशियल फॉर यू, और ऐसा जो पॉइजनस एलिमेंट है वो भी आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है, लाभदायक हो सकता है इन अ पार्टिकुलर मोमेंट, ये भी जोड़ सकते हैं इन अ पार्टिकुलर मोमेंट।
इट्स डिपेंड ऑन सिचुएशन, और ये आप इस परिस्थिति पर निर्भर करता है कि उससे आपको खुशी मिल रही है या दुख। हैमलॉक ट्री कैन बी कैन बी एबल टू चेंज योर मूड। एक जो हैमलॉक ट्री है, जो एक पॉइजनस एलिमेंट है, वो भी आपके मूड को प्लीजेंट करने में या आपके मूड को चेंज करने में कैन बी एबल टू चेंज योर मूड सहायक हो सकता है। इट्स मीन हैमलॉक ट्री कैन बी एबल टू चेंज योर मूड means a poisonous thing, bad element, black elements also can be useful, beneficial for you in a particular situation। यही चीज़ यहाँ पर दी गई है और ये मैंने दोनों आपके सामने रिप्रेजेंट कर दिए। अब स्टूडेंट देखें, अब ये तो हमने कर दिया, अब आप क्या करेंगे? देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 सेड व्हाट डू द क्रो एंड हेमलॉक रिप्रेजेंट। ये चीज़ आपको लिखनी है। अब मैंने क्रो बता दिया, हेमलॉक रिप्रेजेंट कर दिया इन पर्सपेक्टिव ऑफ पोयम। अब आप देखें जॉय और सैरो, एंड व्हाट डज द डस्ट ऑफ स्नो दैट द क्रो सैक ऑफ द हेमलॉक ट्री स्टैंड फॉर। यानी ये किसके लिए है? डस्ट ऑफ स्नो क्या है? यानी दैट्स द हैप्पीनेस। ये चीज़ें आप रिप्रेजेंट करें, इन दोनों आंसर को बेहतर ढंग से कंबाइंड करके और इसको लिख सकते हैं। तो ये थर्ड, इट इज़ फॉर यू एज अ होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि हैव देयर बीन टाइम व्हेन यू फेल्ट डिप्रेस्ड और होपलेस। ये आपके एक्सपीरियंस पर डिपेंडेंट एक क्वेश्चन है जिसको आपको करना है। हैव यू एक्सपीरियंस्ड अ सिमिलर मोमेंट दैट चेंज्ड योर मूड दैट डे। तो ये आप इसको भी एज अ होमवर्क करेंगे। ये 2 क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ, ये आपके सेल्फ एक्सपीरियंस पर है। तो एक कहानी, एक सिचुएशन को आप जनरेट करें या उसको याद करें अगर आपके साथ कुछ हुआ है जब आप डिप्रेस फील कर रहे थे, होपलेस फील कर रहे थे, फिर कोई मोमेंट आया जिसने कि आपके मूड को चेंज कर दिया, आपकी सिचुएशन में परिवर्तन कर दिया। तो ये भी आप खुद करेंगे। तो ये और ये 2 क्वेश्चंस आप अपने से करेंगे। स्टूडेंट, इस डस्ट ऑफ स्नो के इन क्वेश्चंस के साथ मैं अपनी क्लास को यहीं पर विराम देता हूँ। नेक्स्ट क्लास में फायर एंड आइस से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज हैं, उनको हम लोग अटेम्प्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।